आज क्यों लगता है कि आपको इस क्षेत्र के एमएलए के रूप में होना चाहिए? यहाँ से जो सेलिब्रिटी विधायक है वो लोगों की छोटी छोटी पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे। झालरापाटन विधानसभा का तापमान 350 किलोमीटर बैठ के जयपुर से महसूस नहीं किया जा सकता है कि यहाँ के जो नागरिकों को सेलिब्रिटी नहीं, एक फुल टाइम विधायक चाहिए। कि राजस्थान प्रदेश में महिला दुष्कर्म नंबर 1 है। उन्होंने आंकड़ों की परवाह नहीं की और राजस्थान के नागरिक को, राजस्थान की महिला को जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए उन्होंने प्राथमिकता में रखा। मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी में जो है कशमकश की स्थिति रहती है। आज की स्थिति में सब सामान्य है। सचिन पायलट जी भी हमारी पार्टी के नेता है, अशोक गहलोत जी भी है, सब हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आइडियल योजना है चिरंजीवी योजना। पास के प्रांत में भी देखते हैं चिकित्सा सुविधा को और राजस्थान के प्रांत की चिकित्सा सुविधा को देखते तो हमें बहुत संतोष होता है। लगातार आपकी सरकार के नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अंदर का माहौल है वो बहुत खराब है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और लगातार जो है दावेदार अपनी दावेदारियां जता रहे हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान में 25 नवंबर को होने जा रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं झालरापाटन विधानसभा से कांग्रेस से प्रबल दावेदारी जता रहे राजेश गुप्ता करावा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल्य भारत न्यूज में। मेरी तरफ से नवरात्रा की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि की आप सभी को, झालरापाटन विधानसभा के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतुल्य भारत परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश जी, जैसा कि लगातार जो है आप कई सालों से जो है विधानसभा को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, विधायक के आप प्रबल दावेदार जो आंकड़ों के मुताबिक भी आप माने गए हैं, क्या लगता है और क्यों लगता है कि आपको इस क्षेत्र के एमएलए के रूप में होना चाहिए? देखो, मैंने जब झालरापाटन विधानसभा को समझा, देखा, तो मुझे बहुत सारी जगह ये पीड़ा हुई कि यहाँ से जो सेलिब्रिटी विधायक है वो लोगों की छोटी छोटी पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे। जैसा अपन कह सकते हैं कि झालरापाटन विधानसभा का तापमान 350 किलोमीटर बैठ के जयपुर से महसूस नहीं किया जा सकता है। ये दुख मुझे, जब मैंने जनसुनवाई की, हमारे राजस्थान के जनभाव विभाग के अध्यक्ष पुखराज पाराशर जी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं जब गांव घूमा तो मैं झालरापाटन विधानसभा में घूमा और लोगों की पीड़ा मैंने समझी कि जब वहाँ के मतदाता, वहाँ के नागरिक छोटे छोटे कामों के लिए भटक रहे, कहने के लिए तो यहाँ की विधायक सेलिब्रिटी है, यहाँ की विधायक बड़ी पोर्टफोलियो, बड़ी योजनाएं लाती है, लेकिन उनका जो दुख दर्द है, जो छोटे लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक है, उनकी पीड़ा को 350 किलोमीटर बैठ के महसूस नहीं किया जा सकता। ये मैंने समझा उस विधानसभा में घूमकर। तो मैंने तय किया कि यहाँ के जो नागरिकों को सेलिब्रिटी नहीं, एक फुल टाइम विधायक चाहिए। लोगों की समस्या के साथ उनके बीच में विधायक को वो चाहते हैं कि हमारे बीच में खड़ा हो। बीच में हमने देखा कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में कोविड जैसी महामारी का तांडव हमने देखा और झालरापाटन में जिस ढंग से कोविड महामारी से लोगों ने उस तांडव को भुगता और माँ की जनता लगातार उस कोविड में कई लोगों ने अपनी बहनों को खोया, अपने पिता को खोया, अपने साथी को खोया, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनके हालचाल पूछने वाला नहीं था। कहने के लिए तो एक मैनेजमेंट था कि पूर्व चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है, ये कहने के लिए तो एक मैनेजमेंट था, लेकिन उनकी पीड़ा को, उनकी सद्भावना को 350 किलोमीटर बैठ के नहीं नापा जा सकता है कि आज आपका दुख 350 किलोमीटर दूर बैठ के हम उस थर्मामीटर पे नहीं नाप सकते। उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को महसूस करना पड़ेगा, उनके कंधे से कंधा हमें साथ देना पड़ेगा। ये झालरापाटन की जनता की पीड़ा है, वो मैंने महसूस किया और मैंने जनभाव विभाग के माध्यम से लोगों की पीड़ा को समझा और हर मोर्चे पर उनकी पीड़ा को मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। जो मेरा सामर्थ्य था, मेरा शक्ति थी, तो सामर्थ्य से मैंने उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको हल करने का पूरा प्रयास किया।
झालरापाटन से लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से वसुंधरा राजे सिंधिया जो है दावेदार रहती है और इस बार कहीं न कहीं कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। आपने कहा कि आपने लगातार जन समस्याओं से आप अवगत होते रहे, जनभाव निराकरण समिति को आपका सदस्य भी बना रखा है राजस्थान में। क्या लगता है कि कहीं न कहीं राजस्थान प्रदेश में महिला दुष्कर्म नंबर 1 है और अगर हम इस चीज़ को यहाँ से लिंक करें तो क्या किस तरह से इस देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संवेदनशील पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सभी थानों को डायरेक्शन दे रखे कि कोई सी भी घटना हो तुरंत एफआईआर लॉन्च करो और तुरंत आप ऑनलाइन भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। उन्होंने आंकड़ों की परवाह नहीं की और राजस्थान के नागरिक को, राजस्थान की महिला को जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए उन्होंने प्राथमिकता में रखा, न कि आंकड़ों की परवाह की। राजस्थान की बात आती है तो आप लगातार जो है 1 साल से जनाभियोग निराकरण समिति के सदस्य के रूप में समस्याओं के निराकरण करते रहते हैं। लगातार आपकी फेसबुक पे पोस्ट आती रहती है, हम भी उससे रूबरू होते रहते हैं। कितनी समस्याओं को अभी तक आप समाधान कर चुके हैं आपके माध्यम? मैंने हमारे जो 10-12 माह का कार्यकाल था, सितंबर को मैंने नियुक्त किया था 24 सितंबर को 2022 को, तो मैंने लगातार 30 जनसुनवाई की है, उपखंड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे। हमारा प्लेटफॉर्म है, पहले हम ग्राम पंचायत स्तर पे होते, पहले गुरुवार को, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पे, तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पे। हमने 30 जनसुनवाई में 1858 प्रकरणों का सफलतापूर्वक दर्ज किए और कई प्रकरणों का तो मौके पे निस्तारण किया और कई का उनकी समय अवधि में जो ग्रीवेंसेस होती है उनकी प्रकृति के हिसाब से उनका समय हम तय करते हैं, जो हमारी सरकार ने तय कर रखा, उन समयबद्ध सीमा में उन प्रकरणों का निस्तारण हुआ और लोगों को रिलीफ मिला और लोग महसूस भी करते हैं कि हमें रिलीफ मिला। आपकी पार्टी में झालरापाटन विधानसभा जो क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ती है, जीतती भी है। आपने जैसे कि कहा कि ये जो एक सेलिब्रिटी सीट है, किस तरह से मतलब कि आपकी पार्टी के जो नेता है कहीं बाकी होते हैं और कई कार्यकर्ता जो है ज्वाइन भी करते हैं बीजेपी, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखेंगे और किस तरह से आपकी पार्टी में एकजुटता का कितना महत्व आप समझते हैं? देखो, अतीत में क्या रहा वो अलग बात है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं का सैलाब ला दिया, उस सैलाब से राजस्थान में कांग्रेस का एक तरफा माहौल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी लिस्ट निकली है, उस लिस्ट में जिस ढंग से अपोजिशन हुआ है उन कैंडिडेट्स का, और कुछ ने तो आज मैंने पढ़ा एक कैंडिडेट ने राजवर्धन सिंह जी के सामने जो जिनका टिकट काटा है उनने गीता पे शपथ लेके कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अंदर का माहौल है वो बहुत खराब है, वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, अपनी बात कह सकते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है। ये कांग्रेस की ऐसी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान में एक जबरदस्त माहौल पैदा हुआ। इस माहौल से जो राजस्थान का माहौल है उससे भूकंप के इतने झटके लगे कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को 12 बार राजस्थान आना पड़ा और राजस्थान में सभाएं करनी पड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो सैलाब है, उस माहौल का जो असर है वो दिल्ली में बैठ के भी असर उनको मापा जा सकता है। झटके की बात करी आपने कि राजनीतिक झटके जो लगते रहे हैं, तो आप ही की पार्टी के जो है नेता काफ़ी बार जो है मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी में जो है कश्मकश की स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं अवसरवादी जो राजनीति है वो देखने को मिलती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज की स्थिति में सब सामान्य है। सचिन पायलट जी भी हमारी पार्टी के नेता है, अशोक गहलोत जी भी है, सब हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा प्रदर्शित नहीं हो रहा कि हमारी पार्टी में कोई अलग थलग है। कांग्रेस सभी को सम्मान देती है। उदाहरण रहे, कांग्रेस ने कम उम्र में सचिन पायलट जी को मंत्री बनाया, सांसद बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस पार्टी में संभव है। पिछले 1 साल में राजस्थान सरकार द्वारा झालरापाटन विधानसभा में क्या कुछ विशेष कार्य किए? देखो, झालरापाटन विधानसभा में जो राजस्थान सरकार के ऊपर अशोक गहलोत जी के ऊपर हमेशा ये कहते थे कि ये भेदभाव करते हैं, लेकिन इस बार झालरापाटन विधानसभा में तो काम हुई सही, उसके अलावा भी पूरे झालावाड़ जिले में अशोक गहलोत जी ने जबरदस्त बजट में पैसा दिया है।
हमारे थर्मल को ले लो, थर्मल में एक यूनिट दी गई है और मान ले लो आप हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया गया, कार्डियोलॉजी की एक नई यूनिट खोली गई है, बड़े महत्वपूर्ण काम हुए और कई डैम, चेक डैम, इरिगेशन पे बहुत अच्छा पैसा दिया है। सड़कों का जो नेटवर्क है अशोक गहलोत जी ने इस ढंग से नेटवर्क कर दिया कि आप कहीं भी चले जाओ राजस्थान में एक शानदार सड़कें, सपाट सड़कें मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक आइडियल योजना है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना की बात करें तो सरकारी अस्पतालों में तो स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन काफ़ी सारे व्यूज़ मिलते हैं जनता से, हम जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में जो है चिरंजीवी योजना कहीं ना कहीं धरातल पे उतना कारगर साबित नहीं। देखो सरकार जो भी योजनाएं लाती है उनमें अगर कमी आती तो उनमें सुधार होता है, लेकिन जब हम देखते हैं पास के प्रांत में भी देखते हैं चिकित्सा सुविधा को और राजस्थान के प्रांत की चिकित्सा सुविधा को देखते तो हमें बहुत संतोष होता है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना उस गरीब परिवार को कितना संबल देगी। जिस गरीब परिवार के किसी भी सदस्य का हार्ट अटैक हुआ है और उनको बिना कोई खर्चे के चिरंजीवी योजना का सहारा मिलकर और उस सहारे से वो इलाज कराने में कामयाब हुए और सही होकर घर आए। कई परिवारों में गाँव में कैंसर हुआ और कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से उन परिवार का बजट नहीं बिगड़ा और उस परिवार के संबल का काम किए। तो ये राजस्थान सरकार की जो चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है उसको पूरे भारत में मॉडल के रूप में देखा जाता है। आपने कहा कि इस सीट से सेलिब्रिटी विधायक का प्रचलन है और लगातार जो है यहाँ से सेलिब्रिटी सीट के रूप में इस सीट को देखा गया है। आपके अनुसार, आपकी परिभाषा के रूप में इस झालरापाटन सीट से विधायक की क्या परिभाषा है? देखो यहाँ की जनता के जो छोटे छोटे काम है, जनता अपने कामों के लिए पूरी तरह झालरापाटन के लोग भटक रहे हैं। 4 तहसीलें झालरापाटन में, सबसे राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा का है झालरापाटन, जहाँ 2,97,000 के समथिंग मतदाता है और 71 ग्राम पंचायतें, 4 तहसीलें हैं, 2 ब्लॉक है। सबसे बड़ी विधानसभा अपन कह सकते हैं। इसमें यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी रही है, उनके बेटे सांसद है, लेकिन कहीं भी उनका कार्यालय नहीं, चारों में के विधायक कार्यालय कहाँ भी नहीं कि वो अपनी ग्रीवेंसेस के लिए बोल सके कि हमारी ये समस्या है, क्या उनका प्रार्थना पत्र दे सके, ऐसा उनका कहीं भी सेटअप नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री का इस विधानसभा क्षेत्र में 4 ऐसे काम जो शायद आपको लगता है आपके नजरिए से कि वो उनको पूरा नहीं कर पाए या धरातल पर उतार नहीं पाए? देखो जहाँ स्मार्ट सिटी की बात आती है, जहाँ इनकी केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए थे, आज हम देखते हैं वो स्मार्ट सिटी अपना प्रोजेक्ट लाने में सफल हुए। झालरापाड़ में कहीं भी स्मार्ट सिटी के रूप में नजर नहीं आती है, लेकिन हम आज हमारे पास में कोटा जाए, राज्य सरकार के मंत्री शांति धारीवाल जी ने कोटा को स्मार्ट सिटी का रूप दिया। मेरी बहुत ही इच्छा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो जब तक गांव का सशक्तिकरण नहीं होगा देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। जिस ढंग से अगर मुझे अवसर मिला झालरापाटन के मतदाताओं की सेवा करने का, तो मेरे दिमाग में एक विजन है कि स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बने। जिस ढंग से स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बने, मान लोगों को सारी आधारभूत सुविधा मिले, ताकि वो शहरों में जो पलायन होता वो पलायन होकर उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में होता वो सारी सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में मिले और स्मार्ट विलेज बने और महात्मा गांधी का सपना साकार हो कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। उसके अलावा झालरापाटन सांस्कृतिक और पर्यटन के रूप से भी काफ़ी समृद्ध है और जिस ढंग से विश्व और राज्य के पर्यटन के मानचित्र पे आना चाहिए था वो मानचित्र पे नहीं आया। यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बाद मुझे पीड़ा है उस बात की कि यहाँ के मुख्यमंत्री रही 2 बार और वो झालरापाटन की जो सांस्कृतिक और पर्यटन की जो अद्भुत क्षेत्र है वो विश्व पटल पे नहीं आए। गागरोन फोर्ट ले लो आप, चंद्रभागा ले लो आप, सूर्य मंदिर ले लो आप, कई ऐतिहासिक धरोहर इस जिले में। ये तो झालरापाटन विधानसभा की बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं अपने
पर्यटन के मानचित्र के लिए आते हैं। राजेश जी, अगर जनता आप पर विश्वास जताती है और आपने जैसे कि कहा कि विधायक की परिभाषा जो आपके लिए स्मार्ट रूप में जो विकास करना है, इस क्षेत्र को जो है स्मार्ट रूप में तैयार करना है, क्या पहला आपका ऐसी जो समस्या और क्या विकास करना है? देखो, मेरी पहली समस्या है कि मेरे पहले जो मेरे विकास के केंद्र में गांव, किसान, युवा, ये मेरे प्राथमिकता में है। गांव मजबूत होवे, किसान मजबूत होवे, किसान अपनी उपज का जो दाम उसको जो मिलना चाहिए वो उसको मिले। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि हमारे इधर नहरी पीड़ावा जो क्षेत्र है, इसमें नहरी क्षेत्र का एक बड़ा नेटवर्क है। तो वो क्या है, नहरी क्षेत्र को अब अति आधुनिक टेक्नोलॉजी से लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो सिंचाई पद्धति से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि किसान अपनी उपज बढ़ा सके। दूसरा, किसान को एक बाजार मिले ताकि वो अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सके। तीसरा, जो फसल पैदा करता है, जैसे आपको बताऊँ चना पैदा करता है, तो वो प्रोसेसिंग करे, चने की दाल बनावे, दाल का बेसन बनावे। चने जो 20 रुपए किलो में बिकते हैं, अगर वो दाल बना के बेसन बना के बेचेगा तो 30 रुपए किलो में बिकेगा। तो हमारा किसान सक्षम होगा, हमारा किसान सक्षम होगा, उसको इधर उधर झाँकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे पहले किद्वंती थी कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही मर जाता है। तो उस व्यवस्था से किसान बाहर आ गई। ये पीड़ा मुझे है क्योंकि मेरे पास 50 बीघा खेती है, मेरी पत्नी है वो खेती संभालती है। तो जब वो खेती संभाल के आती जाती है तो उसके जो ब्लाउज से नीचे के जो हाथ है वो पूरी तरह काले पड़ गए हैं। तो किसान किस परिवेश में आगे बढ़ता, उसका दर्द मुझे है। लगातार आपकी सरकार के नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जयपुर सहित लगभग कई प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो लगातार ईडी जो है छापेमारी कार्रवाई कर रही है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि लॉकर्स में जो है काफ़ी काला नीचे हुआ। इसके बारे में आप क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही पैटर्न रहा राजनीति करने की, द्वेषता की राजनीति करते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को दबाकर चलते हैं। कांग्रेस अलग विचारधारा की पार्टी, इन्हें 70 साल अपनी रूलिंग की है, सबको साथ लेके चलने की क्षमता है। आज के लोग किसी ने अगर उनको गाली भी दी या गलत भी कहा तो वो बदला लेने की बात नहीं सोचते। कांग्रेसी सोचते कि इनको प्यार से कैसे जीता जाए। राहुल गांधी ने कहा है ना कि हम मोहब्बत वाला जो राहुल गांधी का फार्मूला हम उस पर चलने वाले, नफरत की दुकान है मोहब्बत की दुकान में लाए। राहुल गांधी जी का जो संदेश है कि मोहब्बत की दुकान वाला, हम गाँव जाके ये प्रचार प्रसार हमारा एजेंडा है कि हम द्वेषता की राजनीति नहीं करेंगे, मोहब्बत की राजनीति करेंगे। राहुल गांधी जी का जो संदेश है, द्वेषता की बात आपने कही, झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में आप जातिगत तरीके से किस तरह से? देखो, मैं जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सबको साथ लेके चलने वाला, हमारी जो मैं क्या कांग्रेस पार्टी जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती। 36 कौमों की कांग्रेस पार्टी जो है 36 कौमों की लीडरशिप करती है, सबको साथ लेके चलती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है। पर आपके जो 12 विधानसभा जो क्षेत्र है कुमाऊं जो भया वाला, उसके अंदर तो नरेश मीणा वहाँ से लगातार वही मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, टिकट की डिमांड कर रहे हैं और उसको किस तरह से देखते? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। राजस्थान, अगर जातिगत बात करो तो राजस्थान में कई जातिगत लहर चलती, जातिगत आधार है। लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, चाहे वसुंधरा जी राजे रही या अशोक गहलोत रही, कोई भी बड़ी कास्ट से नहीं आए। ये एक अद्भुत प्रांत है राजस्थान। यहाँ जातिगत प्रयोगशाला नहीं बन सकती, या सबको साथ लेके चलने वाला राज्य है। तो छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि झालरापाटन विधानसभा को लेकर अगर आपको विश्वास जताया जाता है तो आप जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं, दर्शकों से आप क्या निवेदन और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो सभी मतदाताओं से एक ही है कि जो मतदाता की जो पीड़ा है, जो मतदाता का को लगता है कि आज हमें हमारे दुख सुख में हमारा विधायक हमारे साथ रहे,
वो कमी मैं पूर्ति करूँगा कि जो उनको सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, उनका विधायक फुल टाइम उनके बीच में रहे, दुख दर्द में वो अपने बीच में पावे अपने विधायक को, वो उस चीज़ पे मैं खरा उतरूँगा। जो झालरापाटन विधानसभा में मैं घूमा और हर पंचायत में मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय पर सभी जगह में गया तो सब लोगों की एक ही पीड़ा थी कि अब हमें सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, हमें हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति चाहिए। तो मैं जो उनकी जो पीड़ा है उस पर खड़ा हूँ, उनके बीच में उनके दुख दर्द में साथ खड़ा हूँ तो उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम विकास करेंगे। झालरापाटन विधानसभा का विकास करेंगे, यहाँ के नागरिकों का सम्मान बढ़ाएंगे हम और यहाँ के किसानों को मजबूत करेंगे, यहाँ के युवाओं को हम रोजगार देंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनको दुख दर्द में हम साथ खड़े रहेंगे। किसान को भी हम सहयोग करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता करावन, जो वर्तमान में जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य हैं। राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति जो लगातार जो है जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई है, इसके अध्यक्ष पुखराज बारोशर हैं और इसी तरह की इंटरव्यूज़ के लिए हम बने रहेंगे लगातार आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, जय माँ और सभी को सादर प्रणाम और खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल्य भारत न्यूज़, भारत की आवाज़।